नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। जी हाँ, आपको पता है कि अमित शाह जो है बिहार में 2 दिन के दौरे पर हैं। क्या होगी बीजेपी की स्ट्रेटजी, नीतीश कुमार क्या करेंगे और आगे जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे उस वक्त बीजेपी की रणनीति क्या होगी, हम इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने पिछले वीडियो में हमें बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो बने रहिए इस वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। जी हाँ, चुनावी दांव। बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, जिसके सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में हैं। पटना में शाम को वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग चुनावी होगी और उसके साथ साथ यहां पर वो एनडीए के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। कल सहकारिता का एक कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, जहां पर लगभग 900 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उसके बाद लालू के गढ़ गोपालगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आज इसी पर है, अमित शाह के बिहार चुनाव को लेकर है और बीजेपी ने जो दांव बिहार में खेलना शुरू किया है उसमें नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और अमित शाह के पहुंचने के साथ ही बीजेपी की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसा माना जाता है कि गोपालगंज की रैली के बाद बीजेपी का चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है और हर हफ्ते अब बीजेपी का हर बड़ा नेता बिहार पहुंचना शुरू हो जाएगा और यह सिलसिला बिहार के चुनाव होने तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, बिहार में पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो अमित शाह का दौरा और दूसरा कि तारणी दास, जो कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड। गौरतलब है कि ये ईडी की रेड अमित शाह के दौरे के ठीक 1 दिन पहले हुई है। जी हाँ, पटना में अनीसाबाद स्थित उनके आवास पर ईडी की रेड जारी है। इसके साथ ही साथ कई और अधिकारियों के घरों पर ईडी की रेड चल रही है और बताया जाता है कि तारणी दास के घर पर ईडी की रेड में करोड़ों के रुपए मिले हैं, जिनको गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। क्या है इसका कनेक्शन इस चुनाव से, क्या है इसका कनेक्शन नीतीश कुमार से और क्या ये असर डालेगा नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार पर या बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये जो 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं या हुई हैं, जिसमें अमित शाह का दौरा और ईडी की रेड तारणी दास के घर पे शामिल है, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि तारणी दास के घर पर जो छापा पड़ा है ईडी का, वो आईएएस अफसर 1997 के बैच के आईएएस अफसर जो बिहार में कई जिलों में डीएम रह चुके हैं और अच्छे विभाग में भी रह चुके हैं, उनके घर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में छापा पड़ा था पिछले दिसंबर में और उसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये रेड डाली गई है। खास बात यह है कि संजीव हंस को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। तो अमित शाह का दौरा और उसके 1 दिन पहले ईडी की रेड, क्या इसमें कोई कनेक्शन है? क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं या आप बताएंगे हमको, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी एक बड़ा गेम प्लान कर रही है। वो गेम प्लान क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि आखिर नीतीश को लेकर तमाम तरह की अटकलें क्यों चल रही हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरह से सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़े हैं और हाथ उनका नीचे नहीं जा रहा है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनका हाथ नीचे कर रहे हैं। आरजेडी पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर है। उसका कहना है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे वो मानसिक है या फिर शारीरिक है। तो क्या बीजेपी, जिसके कि सारे नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव आने में अभी 6 महीने बाकी हैं, तब तक अगर आरजेडी का कहना है, जो आरोप है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर तब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो क्या होगा?
ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं या फिर मजबूरी है। जरूरी है इसलिए कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं बिहार में जिनके बिना कोई भी गठबंधन जीत नहीं सकता, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो। और जेडीयू जिसके जिसके साथ रही उसको फायदा हुआ है। आप देख लीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव, जब जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ी थी तब बीजेपी को फायदा हुआ था। 115 सीटें मिली थी जेडीयू को और तकरीबन 45 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा 2015 का चुनाव देखिए, जब वो आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए तो बम बम हो गए। जी हां, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनी बिहार में 2015 में, एक बेमेल सरकार जो बाद में टूट गई। एक बार टूटी, दो बार टूटी, आना जाना लगा रहा, खैर वो दूसरी बात है। लेकिन इतना तय है कि जेडीयू जिसके तरफ होगा उस गठबंधन को चुनाव में फायदा होगा। यहां तक कि 2015 के चुनाव में कांग्रेस जो कि मृतप्राय थी या मृतप्राय है बिहार में, उसे भी तकरीबन 21 सीटें मिल गई। बीजेपी को 75 सीटों को संतोष करना पड़ा था, 74 सीटों को संतोष करना पड़ा था, 75 सीटें आरजेडी के खाते में आई थी। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में है नीतीश कुमार को लेकर। पहले वो जो स्वास्थ्य के बारे में उनके अटकलें चल रही हैं या जो खबरें फैलाई जा रही हैं या फैल रही हैं, उसको लेकर उसकी सतर्क निगाहें नीतीश कुमार पर बनी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार को छेड़ने का मतलब सेल्फ गोल करना होगा और बीजेपी ये कतई नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी आज तक अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाई है। उसको यह भी मालूम है कि इस बार भी वो अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकती जब तक कि उसे जेडीयू यानी नीतीश कुमार का साथ ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को चुनाव तक वो बीजेपी छेड़ेगी। लेकिन एक जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं, वो खबर यह है कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2010 का फार्मूला अपनाया जाएगा और 2010 में जिस तरह से जेडीयू 115 सीटों जो 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे 115 सीटें हासिल हुई थी, उसी फार्मूले पर बीजेपी इस बार काम कर सकती है और संभवतः अमित शाह इसी फार्मूले पर डिस्कशन करने के लिए पटना में मौजूद है। इस बार बीजेपी चाहेगी कि वो तकरीबन 150 के आसपास या 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़े और उसकी जो सीटें हैं वो 100 प्लस है, ताकि इन केस अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो सरकार बनाने में या चलाने में उसे ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। अगर नीतीश कुमार के साथ फिर से कोई मनमुटाव या आयाराम गयाराम होता है तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो उसके मुताबिक स्ट्रेटजी यही है बीजेपी की। इसी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो अमित शाह पटना में है और इस पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार इस फार्मूले पर राजी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि पिछले चुनाव में महज उन्हें 43 सीटें मिली थी और बावजूद इसके बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर बनने से मना कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि चूंकि हम अब चुनाव आपके उसमें लड़े हैं, आपके नेतृत्व में लड़े हैं, तो मुख्यमंत्री आपको ही बनना होगा। तो बीजेपी इस त्याग को भी बताएगी और याद दिलाएगी। अगर बीजेपी की सीटें 100 से ऊपर आ जाती है और इस बार भी जेडीयू का प्रदर्शन विधानसभा में कम रहता है, उसकी सीटें 50, 60 या 70 तक रह जाती है, तो फिर क्या होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।